वेलकम बैक स्टूडेंट एस्पिरेंट आईएएस एस्पिरेंट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है। अगर आपको किसी को भी यूपीएससी सीएससी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कोई भी हेल्प चाहिए, आप मेंटरशिप लीजिए। इसमें आपको देखिए इन्फॉर्मेशन नोट्स हर जगह है, आपके पास बुक्स है, नोट्स है, आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लीजिएगा। लेकिन इस एग्ज़ाम में नोट्स से ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है, इस एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है आपको कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर लिमिट में नहीं पढ़िएगा तो आपको ये सालों साल लग सकते एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में यही बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे आप कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का यूपीएससी आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और कैसे टॉप कर सकते हैं। इसमें हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसे समझाएंगे। कभी भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए वो सब हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे आपको। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर जगह है, बट उसे कैसे पढ़ना है, कैसे मतलब दिमाग में रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आपको बताएंगे, हेल्प करेंगे आपकी, ताकि आपकी एक ही साल में ये सारे प्रिपरेशन हो जाए कुछ हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स और यूपीएससी के मेंस में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1, गवर्नेंस। महाभारत में राज नाम धर्म गोत्रम धर्मो रक्षिति रक्षिता। द रूलर प्रोटेक्ट धर्म एंड धर्म प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट इट। इसका अर्थ ये है कि रूलर धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं, धर्म उन्हें प्रोटेक्ट करता है जो धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, रिगोबर्ता मेंचू ने लिखा है, देयर इज़ नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी। बिना जस्टिस के शांति नहीं आ सकती, बिना इक्वालिटी के जस्टिस नहीं हो सकता। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, बिना डेवलपमेंट के इक्वालिटी नहीं आ सकती। नो डेमोक्रेसी विदाउट रेस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल्स, बिना कल्चर्स और पीपल्स के आइडेंटिटी और डिग्निटी को रेस्पेक्ट किए बिना डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है। जब हम पीपल्स और कल्चर्स को रेस्पेक्ट करते हैं तभी डेमोक्रेसी आ सकती है। इसमें से आपको दोनों कोर्स एस्से के स्टार्टिंग में आप शुरुआती में लिख सकते हैं। ये एस्से में बहुत हेल्पफुल होगा और एस्से की तैयारी आपको पहले दिन से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको यूपीएससी मेंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। When a large number of people live together, there can be disagreement and disorder, and rule become necessary to maintain order and harmony in society. ह्यूमन बींग बहुत समय से एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स एक साथ जब रहते हैं तब वहाँ पे डिसएग्रीमेंट और डिसऑर्डर होने की घटनाएं सामने आती हैं। इस घटना को रोकने के लिए और सोसाइटी में हार्मोनी और ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए रूल का होना बहुत ज़रूरी है। देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। जैसे आपके घरों में सिंपल रूल बनाए जाते हैं जिसे आपको फॉलो करना रहता है। जैसे स्कूल्स में स्टूडेंट को फॉलो करने रहते हैं कुछ रूल्स, टीचर्स को कुछ रूल फॉलो करने रहते हैं। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट अपियर फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल। जो हायर क्लास के स्टूडेंट जब एग्ज़ामिनेशन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें एक सेट ऑफ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ड्राइवर से उम्मीद की जाती है कि वो ट्रैफिक रूल का फॉलो करे जब वो रोड पे गाड़ी चला रहे हों। पीपल एम्प्लॉय इन ऑल काइंड ऑफ जॉब। जो पीपल एम्प्लॉय होते हैं सभी जॉब में, कोई भी आप जॉब ले लीजिए, स्विगी, जोमेटो और कोई भी जॉब हो, उसमें
एक सेट ऑफ रूल एम्प्लॉय को फॉलो ही करना पड़ता है जिससे एम्प्लॉयर बनाते हैं. वाइल द एम्प्लॉय मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल्स. व्हाट वुड हैपन इफ़ नो वन फॉलो दोज रूल. अगर रूल को नहीं फॉलो किया गया तो क्या होगा? सिंपल आंसर इज़ दैट सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शंस. तो सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती है. ये सिंपल सा आंसर है. इसलिए रूल का होना बहुत ज़रूरी है. तो सवाल आता है कि रूल क्यों बनाए जाते हैं और कौन बनाता है और कैसे बनाए जाते हैं. हाउ आर दे मेड. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग the society's life with different set of rules and ensuring that they are followed is called governance. गवर्नेंस मतलब एक प्रोसेस है जिसमें डिसीज़न लिया जाता है, सोसाइटीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको कैसे एक सेट ऑफ रूल दिया जाए और इंश्योर किया जाता है कि उस रूल को फॉलो भी किया जाए. उसे हम गवर्नेंस कहते हैं. द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक द रूल एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड इन इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट. जब ग्रुप ऑफ पीपल्स एक सिस्टम के थ्रू रूल्स बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि उस रूल को फॉलो किया जाए तो उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं. सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रूल आर कॉल्ड लॉज. कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसे हम लॉज कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं फॉलो करते हैं तो उसमें आपको कोई पनिशमेंट नहीं है. बट अगर आप ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट किया जाता है. तो सम इम्पॉर्टेंट रूल जो आपको फॉलो करने ही करने हैं उसे हम लॉज कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है. दिस डज नॉट मीन दैट रूल आर लॉज आर सेट वंस एंड फॉर ऑल. इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार रूल और लॉज बना दिए गए हैं और उसे जीवन भर पालन करना है. नहीं. जस्ट एज यू माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम विथ योर पेरेंट्स और अ स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द स्कूल और university management to change a rule, citizens also have a say in the laws and rules governing the society. We will see how this take place. अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे रूल और लॉज बनाए जाते हैं, उसमें हमारा और गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है. अगर रूल होंगे सोसाइटी में तो सोसाइटी कुछ आपको इस तरह से दिखेगी, पूरे ऑर्गेनाइज्ड रूप में, स्ट्रक्चर रूप में. बट अगर रूल और लॉज नहीं होंगे तो सोसाइटी कुछ ऐसी दिखेगी जो फंक्शंस ही नहीं कर पाएंगे, कोई कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा. ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्लासेस होंगे. इसलिए रूल रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे देखिए, हर एक फील्ड में रूल लॉज फॉलोज हो रहे हैं, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी फंक्शंस करती है प्रॉपरली. यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, स्कूल्स है, पोस्टमैन है, बैंक में, सब जगह सम सेट ऑफ रूल्स होते ही हैं. 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटीज फंक्शंस. इन इंडिया टिल अबाउट 30 years ago people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at a post office to send a money order after filling up a form, or if they had to send a payment to some businesses they would queue up at their bank to obtain a demand draft, which would then have to be sent by post. आज से 30 साल पहले जब किसी भी इंडियंस को अपने रिलेटिव्स जो बाहर रह रहे हैं उनको पैसे भेजने हों या इंडिया में पैसे लाने हों तो एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगा करके बैंक के सामने ये सब प्रोसेस करनी पड़ती थी. यू हैव प्रोबेबली नेवर हियर्ड दिस टर्म मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट. आपने सुना ही नहीं होगा कि मनी ऑर्डर क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होगा. बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली. बट आज जो डिजिटल ट्रांसफ़र मीन है उसके थ्रू हम मनी को इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. हाउएवर दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल who without even leaving their desk find digital way of stealing people's money. This has led many government to pass new laws in order to fight such criminal activities called cybercrime. But आज डिजिटल मीन्स की वजह से क्रिमिनल्स भी
बढ़ चुके हैं, क्योंकि आज जो स्टीलिंग हो रही है पीपल्स मनी की, जो क्रिमिनल्स है वो बिना अपना डेस्क छोड़े लोगों की सेविंग्स मनी स्टील कर ले रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को न्यू लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ी। उसे हम क्रिमिनल लॉज भी कहते हैं। साइबर क्राइम के बारे में आपने सुना ही होगा, जो पहले पॉसिबल नहीं था, अब एक क्लिक पे पीपल्स की जो अर्निंग है वो निकल जा रही है। सम ऑफ दोज क्रिमिनल हु बिलीव इन रॉबिंग innocent people of their hard earning money instead of using their skill to contribute to the society। जो स्किल वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वही स्किल का ना यूज़ करके उन्होंने लोगों के हार्ड मनी को चुराने का काम किया। इसलिए रूल रेगुलेशन ज़रूरी हो जाते हैं। दो दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द थ्री ब्रांच और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। अब हम देखेंगे कि कैसे थ्री मेन ऑर्गन्स गवर्नमेंट के एक साथ वर्क करते हैं। पहला जो ऑर्गन है उसका नाम है लेजिस्लेचर। इज़ द ऑर्गन दैट मेक न्यू लॉज। लेजिस्लेचर न्यू लॉज बनाते हैं और समटाइम अपडेट करते हैं, और लॉज को रिमूव करने का काम लेजिस्लेचर करते हैं। एग्जिस्टिंग लॉज को रिमूव करना है, उसे अपडेट करना है, ये काम लेजिस्लेचर का होता है। फिर सेकेंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव। Executive is the organ that implement or execute the law. This include the head of state। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है लॉ का, वो उनका जिम्मेदारी रहती है, और ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं। In our example of that agency is the cyber police। पुलिस हो गई। Judiciary is the system of court which decides whether someone has broken the law or if so what course of action should be taken। जुडिशरी का काम है कि क्या किसने लॉस तोड़े हैं, उसके अगेंस्ट में क्या पनिशमेंट होना चाहिए, और वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को भी चेक करते हैं। In any good system of governance, these three organs must be kept separate, although they interact with each other and work together. This separation is called the separation of power। किसी भी गवर्नेंस को चलाने के लिए तीनों ऑर्गन को सेपरेट होना चाहिए, बट ताकि वो अपना फंक्शंस कर पाएँ। इसी ही को बोलते हैं द सेपरेशन ऑफ पावर। आपको यहाँ फिगर दिख रही होगी, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सब एक दूसरे से अटैच रहते हैं। फिर होती है थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट ऑपरेट एट टू लेवल एट लीस्ट, लोकल और नेशनल लेवल। In many countries including India, it functions at three level or tier: local, state और regional and national। Mainly इंडिया में तीन गवर्नमेंट लेवल्स होते हैं: ग्रास रूट लेवल, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल, जिसे हम नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल भी कहते हैं गवर्नेंस। ये आपको दिख रही होगी फिगर। सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, local government at the town or village level। In India, we have local government, state government, and central and union government। Imagine that following heavy rainfall a few days, there is a flood in a part of district. If it is not to serve the sewer, the local authorities may be able to deal with it। If it involves several towns and many villages, the state government will step in and send rescue team to help affected people। But it is a massive flood affecting vast area. The central government may also come to help by sending relief supplies, the army, etc। These are the three level again। इंडिया में मेनली तीन टाइप की गवर्नमेंट है: लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। अगर
सपोज़ कहीं पे हैवी रेन की वजह से फ्लड आया एज अ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगी। और जो अगर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ आ गए तो वहाँ पे स्टेट लेवल इंटरवीन करते हैं। अगर और ज़्यादा हैवी लेवल पे जब फ्लड आ गया तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है उस सिचुएशन को संभालने के लिए। Many of our institutions have motto inspired by wisdom of our ancient text. The government of India's motto, for example, is Satyamev Jayate, which means truth alone triumph. The Supreme Court motto is Yato Dharmastato Jaya, or where there is dharma there is victory. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो एंसाइन टेक्स्ट से लिए गए हैं गवर्नमेंट के मोटोज़, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोटोज़ हैं सत्यमेव जयते, ट्रूथ, अकेले ट्रूथ की ही जीत होती है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्य जया, यतो धर्मस्ततो जया। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब है कि जहाँ पे धर्म है वहाँ पे जीत है। ये आप एसे में यूज़ कर सकते हैं और जीएस पेपर में। द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड इज समरी अ जनरल फ्रेम ऑफ अ मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स एट अ नेशनल एंड स्टेट लेवल, देयर डिटेल इंक्लूडिंग द नेक्स्ट चैप्टर 7 में हमने पढ़ चुके हैं। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये आपके पॉलिटी GS2 में बहुत ही हेल्प करेगा। ये आपका पॉलिटी GS2 के लिए बेसिक है। टॉपर्स बोलते हैं हमें बेसिक पढ़ना चाहिए, तो आपका जो बेसिक स्टार्ट होता है क्लास 6 NCERT के बुक से। तो जब आप इससे पढ़ लेंगे तो पॉलिटी के स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत, उसमें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। जुडिशरी ऑल इंडिया स्टेट लेवल पे, जुडिशरी अगर ऑल इंडिया लेवल पे है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, अगर स्टेट लेवल पे है तो हाई कोर्ट कहते हैं। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लेजिस्लेचर नेशनल लेवल पे होते हैं। 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, फॉर्मुलेट नेशनल लॉज। नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेचर होते हैं वो 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जो लॉज नेशनल लॉ को बनाते हैं। स्टेट लेवल पे होते हैं स्टेट असेंबली और विधानसभा। नोट दैट मोस्ट स्टेट हैव अ सिंगल असेंबली, अ फ्यू स्टेट हैव 2 असेंबली। कुछ स्टेट में डबल असेंबली है, कुछ स्टेट में सिंगल असेंबली है। हाउस मतलब होता है असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस और पास्ड। हाउस उन्हें कहते हैं जहाँ पे लॉज को डिस्कस किया जाता है और पास किया जाता है। नॉमिनल हेड या नॉमिनल उसे कहते हैं जो नेम ओनली, इट मीन इट आवर केस दैट अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट आर नॉट द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड. They do have certain power under special circumstances but normally do not interfere in a affair of central or state government. नॉमिनल मतलब हमारे इंडिया के हिसाब से प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के जो गवर्नर के पास जो पावर होते हैं, एक्सेप्शनल केस में तो उनके पास कुछ स्पेशल पावर होते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में उन्हें PM द्वारा जो भी वो बोले और CM द्वारा बोले गए बातों को ही मानना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं, बट वो नॉमिनल हेड होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में लेड बाय गवर्नर, नॉमिनल हेड, चीफ मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। यहाँ पे कुछ मेन फंक्शंस दे दिए गए हैं। जैसे स्टेट पे जो एग्जीक्यूटिव है उनका काम है डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटर स्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज़ को देखना। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका काम है पुलिस, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, एडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। जो सेंट्रल
गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं उसे स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक हेल्थ को देखना, एजुकेशन को देखना, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और लोकल गवर्नमेंट को मेंटेन करना, ये काम है स्टेट गवर्नमेंट का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यहाँ ये आपके इससे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पॉज करके अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, born in humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu, 1931. Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist nicknamed as Missile Man of India. इनका जन्म रामेश्वरम में तमिलनाडु में एक हम्बल फैमिली में हुआ था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व एज अ 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के 2002 से लेकर के 2007 तक। डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस, इनके हाई स्टेटस के बाद भी ये यूथ में बहुत फेमस थे, क्योंकि इनकी गुड एजुकेशन और इनोवेशन की वजह से ये हमेशा यंगर्स को मोटिवेट करते थे कि आपको एजुकेटेड होना चाहिए और इनोवेटेड होना चाहिए। और ही इंस्पायर्ड मिलियंस विथ हिज ह्यूमैनिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। उन्होंने बहुत ही मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया कि उन्हें सोसाइटी के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। फिर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कुछ फेमस कोट्स, इंस्पायर करने वाले थॉट्स। लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज़ फ्रेंडली टू अस एंड conspire only to give the best to those who dream and work. आप देखिए स्काई को, आप अकेले नहीं हैं, पूरा यूनिवर्स आपका दोस्त है, बस आपको ड्रीम और अपने काम पे फोकस करना है। टू सक्सेस इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने गोल पे एकदम फोकस्ड हो जाना चाहिए। ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ड्रीम वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, ड्रीम वो है जो आपको सोने नहीं देता है। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। अगर आप फेल होते हैं तो आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। आपके सीखने की शुरुआत हो चुकी है। एंड इज़ नॉट द एंड, इन फैक्ट इन मीन एफर्ट नेवर डाइज। एंड का मतलब ख़त्म होना नहीं है, इनका मतलब है कि एफर्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इफ़ यू गेट नो एज एन आंसर, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स बी पॉजिटिव। हमेशा आप पॉजिटिव रहें। इफ़ 4 थिंग आर फॉलोड, हैविंग अ ग्रेट एम। अगर आपको 4 चीज़ें फॉलो करनी हो तो आपको फॉलो करनी चाहिए। आपके पास होने चाहिए ग्रेट एम, एक्वायरिंग नॉलेज, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, देन एनीथिंग कैन बी अचीव्ड। जब आपके पास 4 चीज़ें होंगी, एम, ग्रेट एम, एक्वायर नॉलेज, हार्ड वर्क और परसिवरेंस, आप सभी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं डेमोक्रेसी। यू मे हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मैंशनड representative of peoples. This is one of foundation stone of system of governance adopted by most countries of the world. Democracy. Democracy मतलब representative of peoples. people द्वारा ही representative peoples किए जाते हैं। peoples को select करते हैं as a representative. The word democracy come from Greek word demos, people, kratos, power, rules. डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। पीपल द्वारा शासन किए जाने को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इट इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल ऑल पीपल एक्चुअली रूल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। योर क्लास वांट्स टू ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, क्लास में एक मॉनिटर होता है, उसे कौन डिसाइड करता है? क्लास के मॉनिटर को टीचर डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है तो हम इसे मॉनिटर बना देते हैं। ये सारे बच्चे मिलके बोलते हैं आप इन्हें मॉनिटर बना दीजिए, तो उसी को ही हम बोलते हैं वो मॉनिटर जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बोल देते हैं। उसी तरह से इन द सेम प्रिंसिपल एट द स्टेट और नेशनल लेवल थ्रू इलेक्शन पीपल वोट फॉर representatives who will be the elected member of their respective assembly.
रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोगों के वोट द्वारा चुने जाते हैं उन्हीं की असेंबली में। जैसे कोई गुजरात के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें गुजरात के लोग चुनेंगे। दे आर जनरली कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं आगे, जो नेता जिन्हें लोगों द्वारा चुना जाता है, वो आगे जा कर के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। एमएलए हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं स्टेट लेवल पे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं नेशनल लेवल पे उन्हीं लोगों को जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Like any modern democracy, therefore, India is representative democracy. It is also the world largest democracy with 970 million voters in 2024. 2024 में 970 million वोटर्स के द्वारा सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया को माना जाता है। In principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in these election. प्रिंसिपल के हिसाब से इंडियन सिटीजन्स जो 18 ईयर से ज़्यादा हैं उन्हें इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार है। इमेजिन दैट योर क्लास इज़ प्लानिंग टू गो फॉर पिकनिक। अगर आप, ये क्यों है? क्योंकि अगर आप सपोज़ करें कि आपके स्कूल में या क्लास में प्लान किया जा रहा है कि आपको पिकनिक पे जाना है ए या बी प्लेस पे, तो उस पर डिस्कशन होंगे कॉन्स कि हमें ए पे क्यों जाना है, बी पे क्यों जाना है, उसके प्रो और कॉन्स मतलब रीज़न होंगे कि सही है इसलिए जाना है, तो कुछ बोलेंगे नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है। तो डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, एबिलिटी और बेसिक फैसिलिटीज़, तो अगर सब कोई मिल के ही डिसाइड करेंगे तो उसमें सब कुछ जाने वाला है, डिस्टेंस जाएगा, टाइम जाएगा, कॉस्ट जाएगा, एबिलिटी। बट जब कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कुछ मोनिटर्स, कुछ हेड्स आपस में डिस्कस करेंगे या टीचर्स या हेड टीचर, तो ये ईजी हो जाएगा। The decision is taken by whichever option get a large number of raised hand. This is a case of direct democracy where every student opinion was taken to finalize the place. डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जब पीपल से डायरेक्टली पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, आपके रूल कैसे होने चाहिए, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ सिस्टम दैट एनेबल एंड इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ग्रास रूट डेमोक्रेसी वो है जहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल को इंगेज किया जाता है ताकि वो पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस में। बिफोर वी मूव, ये एक तरह से समरी है इस चैप्टर का कि आपने चैप्टर 10 में क्या पढ़े। नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। कोई भी कंट्री बिना सरकार के और शासन के नहीं चल सकती है। अ मॉडर्न गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विच नीड्स टू वर्क टुगेदर। अभी आधुनिक गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, जो ज़रूरत है एक साथ काम करने की। इंडियन गवर्नमेंट फंक्शंस एट 3 लेवल। 3 लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। नेशनल लेवल हाई लेवल हो जाता है, स्टेट लेवल मीडियम, एकदम ग्रॉस रूट पे लोकल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर दिस सिस्टम। इट फंक्शन थ्रू elected representative both at the state and the national level. नेक्स्ट और 11th चैप्टर है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। M.K. गांधी, महात्मा गांधी द्वारा द रियल इंडिया लिव इन इट्स विलेज। जो रियल इंडिया है, रियल भारत है, वो गांव में रहता है, गांव में बसता है। लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन एट अ लोकल लेवल। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। वी विल मूव टू अर्बन एरिया इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम अर्बन एरिया में मूव करेंगे। इन इंडियन कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। इंडिया जो कंट्री है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, बहुत सारी एरियाज़ है, बहुत बड़ी साइज़ में इंडियन लैंड स्थित है। वी हैव अबाउट 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, 8,000 से ज़्यादा टाउन्स हैं, 4,000 से ज़्यादा सिटीज़ हैं। आवर पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस्ड 1.4 बिलियन, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ विच लिव इन रूरल एरिया। हमारी पॉपुलेशन है 1.4 मिलियंस भी क्रॉस कर चुकी है और इसमें से 2/3
जनसंख्या हमारे रूरल एरिया में या गांव के एरिया में रहती है। हाउ वी गवर्न आवर सेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हम अपनी सोसाइटी को कैसे गवर्न करते हैं। लेट अस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर, अ स्मॉल विलेज इन द फुट हिल ऑफ हिमालय। अब हम हिमालयस में जो लक्ष्मणपुर एक विलेज है वहाँ पे घूमते हैं। ये जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से आप बहुत सारे एग्जांपल्स उठा करके अपने पॉलिटी के जीएस पेपर 2 के लिए आप उसे तैयार कर सकते हैं, अपने नोट्स में डाल सकते हैं। मेनली ये जो हम आज पढ़ रहे हैं इसमें ये आपके मेंस में ही काम आने वाले हैं, एज अ एग्ज़ाम्पल के रूप में, एज अ एक्सप्लेन के रूप में, क्योंकि हमें एग्जांपल्स नहीं मिल पाते हैं। तो इस चैप्टर से आप बहुत सारे अपने जीएस पेपर के लिए एग्जांपल्स ले सकते हैं। देयर लैंड एंड रेयर काउ एंड गुड, सम हैव रिलेटिव सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पे जो विलेज में लोग हैं वे काऊ पालते हैं, गोट्स पालते हैं, कुछ आर्म फोर्सेस में सर्व करते हैं। यंगर विलेज हैव माइग्रेट टू द सिटी इन सर्च ऑफ फॉर जॉब। यहाँ पे जो यंगर्स हैं वो जॉब की तलाश में सिटीज़ में मूव कर चुके हैं। व्हाट आर द नीड ऑफ दिस विलेज, मे बी वाटर फॉर फील्ड, रिपेयरिंग द मेन रोड इट गॉट डिमांडेड बाई हैवी रेन, एंड मेंटेनिंग द विलेज प्राइमरी स्कूल। विलेज की डिमांड क्या होती है? मेनली होती है कि फील्ड के लिए पानी मिल जाए, रोड थोड़ा ठीक ठाक रहे जब बारिश में ख़राब हो जाए, और थोड़े स्कूल मेंटेन हों ताकि बच्चे वहाँ पे पढ़ने चल जाएं। हाउ विल द विलेज टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ। कैसे विलेजर्स अपनी डिसीज़न ले कि उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करे। फिर हम पढ़ते हैं पंचायती राज सिस्टम। लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, द लक्ष्मणपुर पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। इंडिया में सभी विलेज की तरह लक्ष्मणपुर में जो एक लोकल गवर्नमेंट आती है उन्हें हम पंचायत कहते हैं, जो विलेज काउंसिल का काम करती है। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो पंचायत है वो गांव के लोगों तक पहुंचती है ताकि वो जो पीपल्स हैं गांव में वो गवर्नेंस में अपना पार्टिसिपेशन दे सके, कि उन डिस्कशन होते हैं मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सकें कि गांव में क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी है, गांव में क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें वो डिस्कशन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सके। दैट इज़ वाई द पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसलिए जब यहाँ पे लोकल लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में, इस वजह से इसे पंचायती राज भी कहते हैं या सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विलेज लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायत प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज़। जो पंचायत है वो लोकल इशू को एड्रेस करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। डेवलपमेंट, विलेज के डेवलपमेंट में भी भूमिका निभाती है और इंश्योर करती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो पहुँचे, ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। ये मुख्य काम होते हैं पंचायत के। पंचायत जो है वो 3 लेवल में होती है एक स्टेट में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, मंडल परिषद, विलेज लेवल पे विलेज परिषद, ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत। फ्रॉम बॉटम अप, द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, this is called a 3-tier system. Together these institutions responsible cover almost all aspects of life in the district, from agriculture, housing, maintenance of road, managing of water resources, education, healthcare and social welfare to cultural activities. जो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है पंचायत की या 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, इनका काम है एग्रीकल्चर, हाउसिंग को मेंटेन करना, मैनेज करना वाटर रिसोर्सेज को, हेल्थ केयर को और सोशल वेलफेयर को देखना, एजुकेशन को देखना। ग्राम पंचायत विच इज़ क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरिया। ग्राम पंचायत सबसे क्लोज होता है रूरल एरिया में लोगों के।
Its members are elected directly by the Gram Sabha, which is a group of adults from a village or group of neighboring village who are enrolled as voters. वोटर्स जो रहते हैं उस उन सबको मिला करके ग्राम सभा बनता है. इन द ग्राम सभा women and men discuss all matter related to their areas and talk decision. Each Gram Parishad elected a head or president called the Sarpanch or Pradhan. In recent year, more and more women have become सरपंच. जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उन्हें हम सरपंच कहते हैं और रिसेंटली बहुत सारी वोमेन सरपंच बनी हैं. ये पंचायत है 5 लोगों से मिलके बनता है. यहाँ पे आप मुख्य पंचायत के नाम जान सकते हैं, जैसे दयानेश्वर कांबले जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की सरपंच बनी. तरंग फॉल विलेज की जो जिनका मोटिव था लोक सेवा ग्राम सेवा, सर्विस टू द विलेज इज़ सर्विस टू द पब्लिक. विलेज में जो लोग हैं उनको सर्विस देना है और पब्लिक की सेवा करनी है. फिर वंदना बहादुर मैदा जो भील कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ये सरपंच बनी कनखनवी इन विलेज ऑफ खानखनवी इन मध्य प्रदेश. ये भी बहुत फेमस बनी पंचायत. फिर और एक सरपंच बहुत फेमस है, उनका नाम है पोपात्राव बागुजी पवार. हिवारे बैराज विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इस ब्रिज की वजह से एक साइड ड्रॉट और पुअर एग्रीकल्चर इल्ड होने लगी, इसलिए इन्होंने अन्ना हजारे वाली मॉडल अपनाया और ढेर सारे लाखों ऑफ ट्रीज प्लान किए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई. ये मुख्य 3 पंचायत सरपंच के नाम आप दे सकते हैं. ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाई अ पंचायत सेक्रेटरी हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज कॉलिंग मीटिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड. ग्राम पंचायत की जो असिस्टेंट होते हैं उन्हें हम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है, जैसे मीटिंग कब पंचायत की बैठनी चाहिए, फिर उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं. मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाई एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी. कहीं कहीं पटवारी भी होते हैं ऑफिसर के रूप में. इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया हु मेंटेन द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड. इन सम केस द पटवारी कीप मैप दैट आर जनरेशन ओल्ड. पटवारी लैंड रिकॉर्ड को मेनली रिकॉर्ड करते हैं. फिर चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव. बहुत जगह पे चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत भी बनाए गए हैं, जहाँ पे चिल्ड्रन की वॉइस सुनी जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स सुनी जाती हैं, उनके ओपिनियन लिए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र में जो बाल पंचायत है उनका मोटिव है, उनका काम है चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना और चाइल्ड मैरिज को पूर्ण रूप से ख़त्म करना. फिर और भी सेवरल ग्राम पंचायत हैं जिन्हें अवार्ड भी दिया जा चुका है चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्किम सोंगखू राधु कंदू ग्राम पंचायत इज़ वेस्ट सिक्किम हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड एंड राइट. जो सिक्किम में ग्राम पंचायत चिल्ड्रंस के लिए बने हैं वो चिल्ड्रंस की नीड और राइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. पंचायत हैज़ बिल्ड कंपाउंड वॉल फॉर स्कूल टू मेक देम सेफ़र फॉर चिल्ड्रन. जो पंचायत होती है वो स्कूल वॉल को सेफ़र बनाती है स्टूडेंट के लिए. पंचायत बहुत सारे फील्ड में काम करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान चिल्ड्रन पार्लियामेंट बनाया गया है, जो चिल्ड्रंस के बारे में, चिल्ड्रंस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चिल्ड्रंस की कंसर्न को सुनते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं. इस वीडियो को आप पॉज करके अपने नोट्स में इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं. फिर पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ये मिडिल लेवल पे आती हैं. सिमिलर इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट एट अ ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति एंड जिला परिषद होते हैं. ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है और वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्री और मेंस के लिए.
सिर्फ एज एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। अर्थशास्त्र इज़ एन एंसाइंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस रिटेन बाय कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा कुछ 2300 ईयर्स पहले एक अर्थशास्त्र लिखा गया जो गवर्नेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नेंस कैसे होना चाहिए उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसाइन टेक्स्ट है। एमॉन्ग अदर थिंग इट डिस्क्राइब हाउ अ स्टेट शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड रन, हाउ द इकोनॉमी कैन बी मेड प्रॉस्पेरस, कैसे गवर्न करना चाहिए, कैसे रूल बनाने चाहिए, कैसे इकोनॉमिक को समृद्ध बनाना चाहिए, क्या एक रूलर की ड्यूटीज़ होती है, कैसे वॉर कंडक्ट करना है। कौटिल्य एन एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ अ होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शुड बी पुट इन प्लेस फ्रॉम द विलेज टू द रीजनल कैपिटल। उन्होंने बहुत ही अच्छे से राजनीति के बारे में बताया है। द किंग शैल एस्टेब्लिश अ संग्रहण सब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर फॉर एवरी 10 विलेजेस। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे ग्रुप में 3 लेवल ऑफ पंचायत इन्होंने बताया है अपने अर्थशास्त्र में। ये चैप्टर का समरी है। लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में। डेमोक्रेसी इन द पंचायती राज सिस्टम वर्क बोथ थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये 2 रूप में पंचायती राज सिस्टम काम करता है, एक डायरेक्ट और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मेन। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरिया अ मीन्स मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स सो दे मे मैनेज देयर इशू एंड कोलाबोरेट इन डेवलपमेंट प्लान्स। Grassroots Democracy Part 3 Local Government in Urban Area. Rustam K. Sidhwa, Member Constituent Assembly during the Constituent Assembly debate 13 October 1949. इन्होंने कहा है रस्तम के सिद्धवा, I desire that a full-fledged local body should be immediately formed so that people may know really what is an administration, what are the franchisee, what are the power, what are the right, and what are the privileges in a small sphere, in their own town, in their own village. जो रस्तम के सिद्धवा थे उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है फुल फ्लेज्ड लोकल बॉडी बनाई जाए जिसके थ्रू पीपल्स जो लोकल एरिया में रहते हैं या जो पीपल्स ग्राम एक एरिया में रहते हैं उन्हें पता चले, पीपल्स को पता चले कि उनकी क्या राइट्स है, कैसे उनका सिस्टम काम कर रहा है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, लोगों की पावर क्या है, शक्ति क्या है, उनके राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, उनकी अधिकार क्या है, प्रिविलेजेस, उनकी प्रिविलेजेस क्या हैं, वो छोटी से छोटी बात उन्हें पता चले। इसलिए उनका डिमांड था कि एक फुल फ्लेज्ड लोकल बॉडी बनाई जाए। ये है मुंबई कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। ओरिजिनली बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज क्रिएटेड इन 1865। 1865 में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्रिएट किया गया। इंट्रोडक्शन। Earlier chapters have shown us how in a democracy good governance aims to empower the citizens so they may actively participate in their country's functions, whether it is at the rural, regional, urban, state or national level. This is the broader concept of participatory democracy. Participatory democracy का मतलब है कि कैसे लोग ग्रास रूट लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक गवर्नमेंट से जुड़ें, उनकी पॉलिसीज से जुड़ें। We show the basic of system in a rural context. Let us now see how it work in urban scenario. हमने अभी रूरल कॉन्टेक्स्ट में देख लिया है पंचायती राज इंस्टीट्यूट को, अब हम अर्बन सिनेरियो में देखेंगे लोकल गवर्नमेंट को। बिफोर वी एक्सप्लोर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्बन एरिया, इट हेल्प टू टेक एन ओवरलुक एट इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम रूरल टू नेशनल एज डिपिक्टेड इन फिगर। द बेस द पिरामिड इज़ द। हमें अभी के अर्बन लोकल सिस्टम को समझने से पहले इस हम पिरामिड को देखेंगे। इसको समझने से हमारी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे जब हम नीचे पढ़ेंगे। ये भी हमारे मेंस और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल।
सबसे हाईएस्ट होती है यूनियन गवर्नमेंट जो राष्ट्रीय लेवल पे होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को हम दो भागों में बांटते हैं, रूरल पंचायत राज इंस्टीट्यूट और अर्बन अर्बन लोकल बॉडीज़। रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूट में भी हम फिर उन्हें चार भागों में बांटते हैं, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। और अर्बन लोकल बॉडीज़ को हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल और सिटी काउंसिल, नगर पंचायत कहते हैं एकदम हाईएस्ट लेवल पे। फिर मिडिल लेवल पे वार्ड कमेटी कहते हैं, फिर उसके लेवल पे पीपल ऑफ द वार्ड कहते हैं। अगर आप इन फिगर्स को समझ गए तो आपको आगे की चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगी। अर्बन लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरिया आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ उन्हें कहते हैं जो लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया में बनाए जाते हैं। जो शहरों में गवर्नमेंट लोकल लेवल पे बनाए जाते हैं उन्हें हम अर्बन लोकल बॉडीज़ कहते हैं, जो शहरों में बनाए जाते हैं। जो गांव में बनाए जाते हैं उन्हें हम पंचायती राज कहते हैं, और जो शहरों में लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाए जाते हैं उन्हें हम अर्बन लोकल बॉडीज़ कहते हैं। द लोकल कमिटीज हैव डायरेक्ट सेज ऑन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज्ड और इशू दे फेस। इट इज़ अ mechanism for citizens living in an area to come together and take decision about what is the best. Cities and town are divided into smaller units called ward. और cities और town को छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया है यूनिट्स में, उन्हें वार्ड्स कहते हैं। द वार्ड कमिटीज़ फैसिलिटेट activities such as conducting health camp, organizing campaign against the use of single-use plastic and so on. They also keep an eye on anything that might go wrong, a water leak, blockage drain, damaged road, etc. जो लोकल गवर्नमेंट अर्बन बॉडी होते हैं उनका काम है कि वाटर लीकेज कहाँ हो रही है, ड्रेनेज कहाँ पे ब्लॉकेज हो गए हैं, रोड की डैमेज को प्रिपेयर करना, यही सब काम होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के। आप फिगर देख सकते हैं, एक तरफ है रोड मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट। ऑल टुगेदर अर्बन लोकल बॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज ऑफ फंक्शंस हेल्पिंग टेक केयर ऑफ द। आप यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के फंक्शंस के बारे में लिख सकते हैं। पॉइंट 1, हेल्पिंग टेक केयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड, मेंटेनिंग द अर्बन burial ground. Third, garbage collection and disposal. Fourth, checking the implementation of government scheme. Fifth, collection local tax and fine, and so on. They also have some role in planning for the area economic and social development. However, for these bodies to be able to perform their functions efficiently, कैसे ये functions करती हैं, यहाँ पे भी लोग which mean that they must show care and concern for their area. Participatory democracy, for instance, इसमें भी लोकल लोग पार्टिसिपेट करते हैं। द मद्रास कॉरपोरेशन, ये एक मद्रास कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल पार्टी है। वैसे यहाँ पे एग्जांपल है सर्विसेज अंडर द इंडोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस होर्डिंग्स, ट्रेड लाइसेंस, ये सब फंक्शंस आते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंडर में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में। CRM, मैरिज सर्टिफिकेट, CRM, फायर सर्विस, वेरियस लाइसेंस, ETC। ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसे आप पॉज करके यहाँ से आप एग्जाम्पल्स के लिए कुछ कोट्स लिख सकते हैं। बिफोर वी मूव an urban area, decentralized government work through different urban local bodies which fulfill various functions affecting the citizens' lives. As with the rural context, urban local bodies have elected members who represent the local citizens. यहाँ पे भी सेम जैसे रूरल कंटेक्स्ट में था, यहाँ पे भी लोगों को इलेक्ट किया जाता है ताकि वे अर्बन सिटीजन को सर्व कर सके। द सिटीजन्स ऑल्सो हैव ड्यूटीज़ टू इंश्योर दैट द लोकल बॉडीज़ आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इफिशेंटली। यहाँ पे सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी होती है कि लोकल बॉडीज़ अच्छे से परफॉर्म करे, उनमें उनका हेल्प करे। चैप्टर 13, द वैल्यू ऑफ वर्क। व्हेन
स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग, व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ काम के बारे में ही सोचें, उसके बाहर कुछ भी ना सोचें। डू इट वॉज वर्शिप एज द हाइस्ट वर्शिप, इसे एक पूजा की तरह करें जो हाईएस्ट पूजा है। एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग, और समय के अकॉर्डिंग आप इसे पूर्ण रूप से करें। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्क क्या है, वर्क इम्पोर्टेंट क्यों है। अनु एंड कबीर वेयर प्लेइंग इन पार्क व्हेन दे शॉ देयर नाइबर गीता आंटी गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी। शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड was in her uniform, a pilot in the Indian Air Force. She is the pride of whole town. यहाँ पे अनु और कबीर हैं। अब इस स्टोरी का यूज़ ऐसे में एनेक्डोट के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे अनु कबीर खेल रहे थे, उन्होंने अपने गीता आंटी को देखा जो अपने होल टाउन को प्राउड फील करा रही थी, क्योंकि वो एक पायलट थी इंडियन एयर फोर्स की। कबीर, आंटी uniform look a lot like the one I saw at your house yesterday, but the color is different. That uniform on the hanger belongs to my grandfather. He retired from the border security force and now spend his time. तो इन्होंने बताया, कबीर ने कहा कि आंटी मैंने आपके घर के बाहर सेम यूनिफॉर्म देखी थी। तो उन्होंने कहा कि वो जो हैंगर में आपने यूनिफॉर्म देखा था वो मेरे दादाजी का था, जो कि रिटायर्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एम्प्लॉय थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नाइबरहुड किड, टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन एंड रनिंग एरेड फॉर द होम। ये दादाजी के काम बताए हुए हैं। फिर माई पेरेंट्स रन अ शॉप दैट सेल यूनिफॉर्म एंड अदर रेडीमेड गारमेंट। फिर अनु बताती कि उनके भी पेरेंट्स कुछ ना कुछ काम करते हैं, गारमेंट के काम करते हैं। तो यहाँ पे काम के बारे में बताया हुआ है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक द वन डिस्कस एबव आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप और कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हाँ, यहाँ पे आपके प्री और मेंस यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे यूपीएससी पूछ सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स क्या हैं, फिर उन्होंने ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, वहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ are those that involve money or are performed in exchange for money. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो है जो मनी से रिलेटेड है या उसमें मनी का एक्सचेंज हो रहा है, और या मनी वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। मनी वर्थ मतलब द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट, अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस in the market, a lawyer arguing a case and earning a fee, a truck driver transporting goods from one place to another, workers employed in a car manufacturing factories etc. Market होता है a place where people engage in the exchange of goods and services. People may exchange goods and services for other goods, but at most market those are exchanged for money. कहीं कहीं गुड्स में भी एक्सचेंज होते हैं, लेकिन मार्केट मतलब मनी ले करके गुड्स को एक्सचेंज करना, सर्विसेज को एक्सचेंज करना। फी अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल्स एडवाइस एंड सर्विस। फॉर एग्जांपल फी पेड टू अ डॉक्टर एंड लॉयर और डॉक्टर को हम फीस देते हैं, उनके सर्विस के बदले में हम उन्हें फ़ीस देते हैं। फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो कोई इकोनॉमिक या इनकम या वेल्थ जनरेट नहीं करती है, उसमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही उन्हें मिलती, मतलब शांति मिलती, खुशी मिलती, आनंद मिलता है।
Left to right, top to bottom, a business person selling a school bag in the market, farmers selling their harvest in the market, a lawyer arguing. यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है. लव, केयर, रेस्पेक्ट जो पेरेंट्स हमसे करते हैं या हमें सिखाते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए, ये सब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं, जिसके थ्रू हमें ग्रेटिट्यूड में खुशी आनंद का अनुभव होता है. फॉर इंस्टेंट, पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर फैमिली और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रेन विद स्कूल वर्क, यूथ taking care of the grandparents, family members, helping in the renovation of the house. ये सब हो गए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. लेफ्ट टू राइट, पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर फैमिली, मदर हेल्पिंग चिल्ड्रंस विथ स्कूल वर्क. फिर यहाँ पे यूथ टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर हेल्पिंग इन द रिनोवेशन ऑफ हाउस. सैलरी क्या है? सैलरी एक फिक्स रेगुलर पेमेंट है, जनरली पेड मंथली बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय. सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट है, रेगुलर अमाउंट है, जो मंथली पे की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को. इन अनु एंड कबीर स्टोरी, गीता आंटी द एयरफोर्स पायलट रिसीव अ सैलरी. यहाँ पे अनु कबीर की जो गीता आंटी है उन्हें एक सैलरी मिलती है क्योंकि वो एयरफोर्स पायलट है. ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप एज अ एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं. टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं. कव्या वाज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट हाउस इन विलेज कमलापुर. ऑन द वे शी शॉ that a highway was being built near a village and the construction site was abuzz with activities. Large machines such as excavator and bulldozers were being operated by dedicated technician. जब काव्या अपने आंटी के घर जाती हैं, उन्हें कमलापुर में एक हाईवे बनता हुआ दिखता है. वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे आप देख सकते हैं बुलडोज़र है, फिर टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं. दिस न्यू हाईवे प्रोमाइज टू रिड्यूस अ ट्रैवल टाइम टू द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम 5 आवर टू जस्ट 2 आवर. ये जो हाईवे बन रहा है वो 5 आवर की जर्नी को 2 आवर में बदल देगा. बट इसे करने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. एम्प्लॉयड एट अ विलेज पोस्ट ऑफिस एंड इट पेड अ मंथली सैलरी. यहाँ पे सैलरी किसको दी जाती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है. वेजेस क्या होते हैं? पेमेंट इन काइंड क्या होता है? वेज, अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो पेमेंट दिया जाता है वर्कर्स को, उसे हम वेज कहते हैं. पेमेंट इन काइंड, अ नॉन कैश पेमेंट दैट इज़ रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म. ये एक नॉन कैश होती है जो रिसीव की जाती है वर्क के बदले में. एज वी नाउ अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम समझते हैं कि जो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो एड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सम थिंग इनटू अनदर फॉर्म. दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे वैल्यू ऐड की जाती है उसके प्रोसेसिंग में, जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लकड़ियों को काटते हैं पेजेस बनाने के लिए, तो वो पहले लकड़ी काट के आना, फिर उसको प्रोसेसिंग जो होती है उसमें वैल्यू ऐड करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत जगह से आयरन इकट्ठा किया जाता है. आयरन को इकट्ठा करके मेल्ट करके उसके आयरन शीट बनाए जाते हैं, आयरन के बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, तो उसमें वैल्यू ऐड करते चले जाते हैं, इसलिए उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती जाती है. लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ काव्यास फादर. काव्या के फादर क्या करते हैं? राजेश इज़ अ कारपेंटर हु बाय वुड फ्रॉम अ नियर बाई मार्केट फॉर 600 टू मेक फर्नीचर. जो काव्या के पेरेंट्स हैं वे एक मार्केट से 600 में लकड़ी ख़रीद के लाते हैं फ़र्नीचर बनाने के लिए. फिर वो फ़र्नीचर बनाते हैं. जब फ़र्नीचर बना देते हैं वो, तब फिर उस
फर्नीचर या चेयर की जो डिमांड होती है वो 100 रुपीज़ हो जाती है। तो यहाँ वैल्यू कितना हुआ, 600 में वो ख़रीद के लाए और 1000 रुपये में उन्होंने बेच दिया। तो यहाँ पे उन्होंने वैल्यू ऐड की 400 की। यहाँ पे आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं पॉज करके। इस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल टाइम एंड एफर्ट, जो ये 600 से 1000 बने हैं उसमें वो मॉनेटरी वैल्यू ऐड हुई है राजेश स्किल टाइम और एफर्ट का। ये तो वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, द इम्पोर्टेंट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है वैसे ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नॉट इन्वॉल्व मनी बट जनरेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बट इसका हमारी लाइफ ये वैल्यू जनरेट करता है हमारी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेवा सेल्फलेस सर्विसेज, वी शी सेवा इन मेनी प्लेसेस सच एज टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, चर्चेस. For instance, langars or communities kitchens at Gurdwara serve food or to every visitor for free. These practices foster a sense of satisfaction and gratitude. जो नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमारी वैल्यू इन्हेंस करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों की सेवा करके सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे टेम्पल्स में, गुरुद्वारा में खाना खिलाया जाता है, मॉस्क्यूज़ में, चर्चेस में, तो इसे हम कहते हैं नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ नीचे फिगर में देख सकते हैं। For what we have, they are also a way of contributing to society without expecting anything in return. हम इस तरह से कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं और बिना ये एक्सपेक्ट किए कि वो भी हमारे लिए कुछ करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देख, टेम्पल डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद टू डिवोटीज़, भक्तों को प्रसाद देती हुई एक फिगर। फिर लंगर एट अ गोल्डन टेम्पल में लंगर खाते हुए लोग। फिर स्वच्छ भारत अभियान, ये स्ट्रेंथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथ करते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में जो कलेक्टिव एफर्ट आए, ऑल इंडियन सिटीजन्स ने जो अपनी एफर्ट लगाए, उसे भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वन महोत्सव सब कम्युनिटी को स्ट्रेंथ करते हैं। फिर बिफोर वी मूव ऑन इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द वैल्यू एडिशन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट. We understood how non-economic activities contribute to social welfare, person well-being, and enhance the overall quality of life. Chapter 14 Economic Activities Around Us. ये हमारे GS3 इकोनॉमिक पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप यहाँ से बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आप स्टैंडर्ड बुक को ईजिली पढ़ और समझ पाएंगे और आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, द रूट ऑफ प्रॉपर्टी इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो मनी वैल्यू ऐड करती हैं इकोनॉमी में। द रूट ऑफ prosperity is economic activities. The lack of it bring material distress. The absence of fruitful economic activities endanger both current prosperity and future growth. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कम हो गया तो अभी की प्रॉस्पेरिटी और फ्यूचर की ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट डालते हैं, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन चैप्टर 13 में हमने पढ़ लिया है मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। मॉनेटरी वैल्यू उन्हें कहते हैं जिसे हम मनी में तौल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। एज अ परफ्यूम अगर कोई चीज़ है तो उसकी रेट कितनी है इन अ मनी। आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं जहाँ पे बिजनेसेस हो रहे हैं। ओवर द डिकेज the number of economic activities has increased tremendously. For example, earlier most people were involved in activities such as agriculture, livestock rearing, production of tools, pottery and weaving cloth. पहले मेन लोग जो भी पर्सन्स थे वो मेनली उनका ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर करना, पशुओं को पालना, टूल्स को बनाना,
पोट्री को बनाना, पॉट्स को बनाना और क्लोथ को सीना। एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस, जैसे सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है एज अ मॉडर्न युग, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड इंक्रीज वास्टली। जैसे जैसे प्रोग्रेस हुए सोसाइटी में, उसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी विभिन्नता देखने को मिली। आज के समय में बहुत सारे काम आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे काम अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, फैक्ट्रीज, नॉन फैक्ट्रीज, फार्मिंग, नॉन फार्मिंग, आपको बहुत सारे वर्क दिख जाएंगे आपको। Today there are diverse economic activities such as manufacturing, computer, mobile phone and drones, working in bank, school and hotels, etc. बहुत सारे यहाँ पे वर्क के नाम दिए हुए हैं, आप एक दो चार एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या है? ब्रॉड ग्रुप दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज़ दैट हेल्प विद द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। नेशन के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए ब्रॉड ग्रुप जब एक काम करते हैं उन्हें हम इकोनॉमिक सेक्टर कहते हैं। Some economic activities share similar characteristics, and based on this they can be grouped together or classified into broader group called economic sector. The three main type of economic sector are primary, secondary and tertiary economic sector. हमने इकोनॉमिक सेक्टर को 3 भागों में बांट दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। द इलस्ट्रेशन ऑन द फेसिंग पेज मैप आउट द ब्रॉड एक्टिविटीज़ अंडर दिस कैटेगरीज। प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब जब पीपल डायरेक्ट नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं तो उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आती है, फिशिंग आती है, रेजिंग लाइव स्टॉक आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, टर्शियरी में हेल्थ केयर। प्राइमरी में माइनिंग, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी में ट्रेड एंड लॉजिस्टिक। फिशिंग प्राइमरी, वाटर सप्लाई सेकेंडरी, कम्युनिकेशन टर्शियरी। राइजिंग लाइफ स्टॉक प्राइमरी, सोलर पावर सेकेंडरी, बैंकिंग टर्शियरी। फॉरेस्ट्री प्राइमरी, इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर में आते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म, कलेक्टिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम माइन, फिश फ्रॉम फिशरीज, एग फ्रॉम poultry farm, etc. are all primary sector economic. The most economic primary activities are agricultural, mining, fishing, raising livestock, forestry. Below are some of the type of activities within the primary sector. ये सब प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ हो गए। माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी, रेजिंग लाइव स्टॉक। Secondary activities, economic activities in which people are dependent on output of the primary sector and transform them to produce good are known as secondary activities. Secondary activities मतलब जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं उस प्रोडक्ट का यूज़ करके वो नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। For example, the secondary sector include the construction of building, road, etc. and providing utilities like water, electricity, gas and other such necessities. It also include the manufacturing of products in factories and production unit to process raw material from the primary sector into some other form that can be further sold or consumed. Some example of secondary sector activities include the processing of grains obtained from agricultural field to make flour in mills, extraction of oil from groundnut and processing of tea leaves to drive tea. Similarly, wood from the forest is converted into furniture and paper. Cotton is used to make clothes. यहाँ पे ये सेकेंडरी सेक्टर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू प्रोडक्ट फॉर सेल और कंजप्शन के लिए जब सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट रहे।
फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट एक साथ लेके आए जाते हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। उन सभी पार्टों को असेंबल करके एक कार बनाई जा रही है। फिर यहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में कपड़े सिले जा रहे हैं। ये सब हो गया आपकी सेकेंडरी सेक्टर। टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल, ये आप देख सकते हैं कि कितने कितने अमाउंट में हैं। फिर टर्शियरी सेक्टर, all those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities and tertiary sector economic activities. This includes services that we may not be able to see but which still play a very important role. For example, the driver of truck transport grain and vegetables from the farm to a factory or the market. टर्सरी एक्टिविटीज़ वो है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं और इन दोनों को हेल्प करते हैं। फॉर ट्रक ड्राइवर, वो एक जगह से ग्रेन वेजिटेबल्स को प्राइमरी सेक्टर से उठा करके सेकेंडरी सेक्टर में लेके आते हैं फैक्ट्रीज़ में, फिर वहाँ से वो मार्केट में लेके जाते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये भले हमें नहीं दिखाई देते कुछ करते हुए, बट इनका रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टर्शियरी सेक्टर, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द प्रोविज़न ऑफ सर्विस विच complement both primary and secondary sectors such as transportation, banking, management of businesses। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने का काम करती है उसे भी हम समझ सकते हैं कि वो टर्शियरी सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। द फ्रूट और वेजिटेबल्स वेंडर्स सी द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर। सिमिलरली डॉक्टर, नर्सेज, टीचर्स, लॉयर्स एंड पायलट्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू दोज हु नीड देम। Similarly, communication service through mobile and internet software development and services at hotel, restaurant, bank, school, hospital, airport, shop, ये सब एग्जाम्पल्स है टर्शियरी सेक्टर के या सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एग्जाम्पल के रूप में याद करने होंगे। इंटरडिपेंडेंस among sectors, the three type of economic activities or economic sectors play an important role in the process of conversion of natural raw material into finished product for final consumption. Let us go on an imaginary excursion to a village in Anand district of Gujarat to study an interesting example where we will understand how the three sectors are interconnected and support each other. अब हम नीचे देखेंगे गुजरात डिस्ट्रिक्ट में कि कैसे तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। डेयरी कोऑपरेटिव, ये आपने सुना ही होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया, सेम उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। डेयरी, अ प्लेस वेयर मिल्क इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। डेयरी मतलब जहाँ पे मिल्क को कलेक्ट और स्टोर किया जाता है। फ्रॉम फार्म टू प्लेट, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फार्म से प्लेट तक हमारे कैसे आते हैं। दिस डे फार्मर इन गुजरात ग्रीट द डे विद द क्लिकिंग ऑफ मिल्क पेल्स एंड द हैप्पी मूव्स ऑफ देयर बेस्ट फ्रेंड देयर काऊ और बफेलो। Cow have a special place in the life of a farmer and their families. The farmer milk the cow and sell there in a dairy nearby. ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल, जिसकी स्थापना अर्ली 1940 में हुई थी। ये एक मिल्क कोऑपरेटिव के नाम से फेमस है। अमूल 1940 में हुई थी। फिर इसके बारे में कुछ जानना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव बिजनेसेस का। कोऑपरेटिव मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरली कम टुगेदर टू मीट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल नीड। कोऑपरेटिव एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो अपने नीड को मीट करते हैं। किस टाइप की नीड? इकोनॉमिक और सोशल नीड को। दे ओन द कोऑपरेटिव एंड डिसीजन आर टेकन बाय द मेंबर कोलेक्टिवली। यहाँ पे जो डिसीजन ली जाती है वो एक साथ मिलकर ली जाती है। यहाँ पे वर्गीज कुरिन
ने ही 1946 में लीडरशिप की भूमिका निभाई। मिडिल मैन किसे कहते हैं? पर्सन हु बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू कंज्यूमर। द मिडिल मैन चार्ज अ फी फॉर दिस सर्विसेज, उसे हम मिडिल मैन कहते हैं, बीच का आदमी। फिर पस्चुराइजेशन, अ प्रोसेस बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व थ्रू हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, उसे हम पस्चुराइजेशन कहते हैं। जब हम मिल्क को स्टोर करते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया ना उत्पन्न हो। फैक्ट्री, बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और वेरियस कंपोनेंट आर पुट टुगेदर टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। फैक्ट्री उन्हें कहते हैं जहाँ हम फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। रिटेल, द सेल ऑफ गुड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ फॉर यूज बाई द एंड कंज्यूमर रेदर देन फॉर रीसेल। Export, goods and services that are produced in one country and sold to buyer or consumer in another country, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं जब हम बाहर कोई चीज़ निर्यात करते हैं। यहाँ पे अमूल कंपनी की कोऑपरेटिव सिस्टम के बारे में बताया गया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट इसमें से आपको एग्जांपल्स ही यूज़ करने हैं कि गुजरात में अमूल नाम की एक फैक्ट्री लगी हुई है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स है, जो इतने सालों से अच्छे से चल रही है। इसमें तीनों सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अमूल हो गया। Just like Amul, there are many other milk cooperative under brands such as Nandini from Karnataka, Mother Dairy from Delhi NCR, Aveen from Tamil Nadu, Vijaya from Andhra Pradesh, KV from Nagaland, Sudha from Bihar, Varka from Punjab, etc. Can you name one cooperative around you that has helped group like farmer, person with disabilities? ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट आप करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। गूगल में जाके सर्च करिएगा। विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस बिलो लेट्स सी हाउ द बुक्स यू स्टडी आर मेड। नीचे हम पढ़ेंगे कि कैसे आप फिगर्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप जो बुक पढ़ रहे हैं ये कैसे बना है, पेजेस कैसे बने हैं। पेड़ को, इतनी सारी पेड़ को काट के बनाए गए हैं। None of the activities that were part of the process from extracting pulp from the trees to making paper and finally produce the book would have been possible had it not been for all three sectors working together. These days, used paper is recycled to make new paper. Recycling just 1 ton of paper saves 17 trees as well as 2.5 cubic meter of। इतना आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्या, रिसाइकलिंग की वजह से अभी ट्री को सेव किया जा रहा है। ये एज अ एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, in this chapter we learned about the 3 sector of economic activities. The various example and illustration help to understand the difference as well as the interdependence between the 3 type of economic activities sector: primary, secondary and tertiary. Thank you for watching. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।